नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। पिछले एक साल में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों को रोलर कोस्टर जैसी सवारी कराई है। 27 सितंबर 2024 को निफ्टी 26,277 के रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन ठीक एक साल बाद यानी 26 सितंबर 2025 को ये 24,654 पर आ गया। यानी करीब 1,600 अंकों की गिरावट ने भरोसे को हिला दिया। जीएसटी कट की इतनी चर्चा हुई, लेकिन मार्केट ने साफ दिखा दिया कि असली फायदा कहीं नहीं मिला। कार हो या कोई और प्रोडक्ट, पहले जो डिस्काउंट मिलते थे वही अब जीएसटी कट के नाम पर दिखाए जा रहे हैं। यानी उपभोक्ता को कोई वास्तविक राहत नहीं मिली। कई लोग सोच रहे थे कि जीएसटी कट से बाजार चढ़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। निफ्टी ने 24,800 का अहम सपोर्ट तोड़ दिया और दिन के आखिर में मार्केट बिल्कुल बुरी तरह गिरा। इससे बुल्स का कॉन्फिडेंस टूट गया। हकीकत यही है कि मार्केट को गिमिक या दिखावे से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जिस दिन जीएसटी कट की घोषणा हुई थी उसी दिन बाजार गिरा था और यही ट्रेंड अब भी जारी है। असल दिक्कत यह है कि सरकार ने जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने में देर कर दी। 8 साल बाद जाके अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। टैक्स पेयर और बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा डेडलाइन प्रेशर और कोर्ट में जाना पड़ा। इस बार इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन भी कोर्ट के दखल से ही बढ़ानी पड़ी। इससे साफ है कि सरकार बिजनेस और टैक्स पेयर की मुश्किलों को हल्के में ले रही है। स्टॉक मार्केट का हाल यह है कि एफआईआईज और बड़े प्लेयर्स ने भारी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं। अब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराने के लिए मार्केट को कम से कम 100 से 150 पॉइंट का टिकाऊ बाउंस चाहिए होगा। आने वाले हफ्ते में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज जैसे यूएस इंडिया ट्रेड डील के अच्छे टर्म्स आते हैं तो बाजार में एक तेज उछाल दिख सकता है, वरना गिरावट और लंबी खिंच सकती है। फिलहाल ट्रेडिंग के लिए साफ रणनीति यही है कि चार्ट के हिसाब से चलें। जहां ब्रेकडाउन है वहां शॉर्ट करें, लेकिन जब तक बड़ा कॉन्फर्मेशन ना हो तब तक जबरदस्ती लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचें। निफ्टी के लिए 24,730 एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर टिक गया तो 24,800 और 24,880 तक जाने की संभावना है। वहीं अगर 24,630 टूट गया तो नीचे 24,500 और उसके बाद फ्री फॉल भी हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 54,500 के ऊपर निकलना जरूरी है, तभी 54,800 और फिर 55,000 तक की तेजी मिल सकती है। लेकिन 54,300 के नीचे जाते ही बड़ी गिरावट का खतरा है। मिड कैप इंडेक्स भी 12,600 के ऊपर नहीं निकल पा रहा। इसके नीचे 12,550 टूटे तो और 12,400 तक गिर सकता है। लेकिन अगर ऊपर निकल जाए तो शॉर्ट कवरिंग से 12,680, 12,720 तक का उछाल संभव है। इस गिरावट में निफ्टी 50 के कई दिग्गज शेयर बुरी तरह टूटे। इंडसइंड बैंक 52% तक गिर गया, ट्रेंड ने 44% गंवाए और टीसीएस 35% टूट गया। इन बड़ी कंपनियों की गिरावट ने दिखा दिया कि सिर्फ नाम देखकर निवेश करना कितना रिस्की हो सकता है। टाटा मोटर्स 33% गिरा, बजाज ऑटो 32% टूटा, एचसीएल टेक 31% नीचे आया, एशियन पेंट्स 30% टूटा और इन्फोसिस 28% गिरा और विप्रो 27% फिसल गया। ये सब दिखाता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स भी सुरक्षित नहीं होते। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सब लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी आईटी इंडेक्स 8% टूटा, निफ्टी रियलिटी 6% गिरा, निफ्टी फार्मा 5.2% फिसला, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 4.6% टूटा और निफ्टी डिफेंस भी 4.4% कमजोर हुआ। इस माहौल में कुछ छोटे स्टॉक्स ने जरूर कमाल किया। जुआरी इंडस्ट्रीज में 31% की शानदार तेजी आई, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 27% चढ़ा, इंडोथाई सिक्योरिटीज और ओम इंफ्रा में 22% से ज्यादा का उछाल रहा और आरएसीएल गियरटेक भी करीब 22% ऊपर गया। लेकिन नुकसान वाले स्टॉक्स की लिस्ट लंबी रही। अपोलो पाइप 16% टूटा, एसएमएल इजुजू 15% गिरा, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स 14% कमजोर हुआ और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी 14% लुढ़क गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार 13वें हफ्ते बिकवाली की और इस हफ्ते ही करीब 19,570 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगातार 24वें हफ्ते खरीदारी जारी रखी और 17,411 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है और धीरे धीरे से ही लेकिन सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। अमेरिकी वार्ताकार चाहते हैं कि भारत रूसी तेल की खरीद कम करे ताकि टैरिफ घटाने और एक नया व्यापार समझौता करने का रास्ता साफ हो सके।
अमेरिका की 3 मुख्य चिंताएं हैं: भारतीय बाजारों में अमेरिकी प्रोडक्ट की एंट्री, बढ़ता व्यापार घाटा और भारत का रूसी तेल आयात। अगर रूस वाले मुद्दे पर समाधान निकल जाता है तो टैरिफ का दबाव भी काफी हद तक कम हो सकता है। ट्रंप प्रशासन रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। इसी वजह से भारत के साथ व्यापार वार्ता को भी रूसी तेल खरीद में कटौती की शर्त से जोड़ दिया गया है। भारत का कहना है कि तेल आयात उसके लिए पूरी तरह से आर्थिक रूप से फायदेमंद है। सरकार ने साफ किया है कि वो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को देखेगी। साथ ही भारत ने पश्चिमी देशों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, क्योंकि वो खुद भी रूस से व्यापार जारी रखे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार हैं भारत और चीन, लेकिन ट्रंप ने चीन पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया। दरअसल अमेरिका चीन के ट्रेड रिश्ते बहुत नाजुक हैं, इसलिए इस मुद्दे पर अमेरिका का रवैया अलग है। अब आते हैं टैरिफ की ताज़ा मार पर। 25 सितंबर की देर रात ट्रंप ने फार्मा, फर्नीचर और हेवी ट्रक्स पर नए टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। 1 अक्टूबर से फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100%, फर्नीचर पर 50% और हेवी ट्रक्स पर 25% टैरिफ लग जाएगा। फार्मा सेक्टर पर सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं। सन फार्मा, नैटको, ऑरबिंदो, ल्यूपिन और बारकॉन जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ज्यादातर जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है, इसलिए असर उतना गहरा शायद ना हो। फर्नीचर सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित होगा। भारत का एक्सपोर्ट सालाना $5 अरब का है और ये तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका अकेले ही $1.1 अरब का भारतीय फर्नीचर हर साल खरीदता है, जिसमें लकड़ी, प्लास्टिक और बांस से बने सामान शामिल है। नीलकमल, गोदरेज इंटीरियर, कैरिसिल, फेदरलाइट, स्लीपवेल और कोलन जैसी कंपनियां सीधे अमेरिकी बाजार से जुड़ी हैं। 50% टैरिफ की वजह से इनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट पर सीधा असर दिखेगा। इसका असर शेयर बाजार में तुरंत देखने को मिला। नीलकमल का शेयर करीब 1% टूटा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2% गिरा और कैरिसिल का शेयर 9% से ज्यादा लुढ़क कर 7 से 66 रुपए पर आ गया। सन फार्मा पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि उसकी अमेरिकी पेटेंटेड प्रोडक्ट से होने वाली बिक्री कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है। वित्त वर्ष 25 में सन फार्मा ने $1.2 अरब की ग्लोबल पेटेंटेड सेल्स की, जिसमें से $1.1 अरब सिर्फ अमेरिका से आया। HSBC ने सुझाव दिया है कि सन फार्मा अमेरिका के CDMO प्लांट्स में प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकती है, अपनी 3 अमेरिकी यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकती है या फिर नया प्लांट खरीद सकती है। कंपनी के पास जून 2025 तक $3 अरब से ज्यादा कैश रिजर्व है, जिससे ये कदम उठाना संभव है। हालांकि सप्लाई चेन बदलना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्लांट तैयार करने में 6 से 24 महीने लग सकते हैं। अगर इसमें देरी हुई तो वित्त वर्ष 2026 से 27 की कमाई 8 से 10% तक गिर सकती है। इसके बावजूद HSBC ने सन फार्मा पर सकारात्मक रुख बनाए रखा है और 1850 रुपए का टारगेट प्राइस देते हुए स्टॉक पर खरीद की रेटिंग बरकरार रखी है। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस को और मजबूत बनाने के लिए अनंत शस्त्र मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। इसे DRDO ने डेवलप किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को करीब 30,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। ये मिसाइल सिस्टम पहले QRSAM के नाम से जाना जाता था और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन को नाकाम करने में अहम साबित हुआ था। अब सेना इसे अपनी रेजिमेंट्स में शामिल करेगी ताकि आसमान से आने वाले खतरों को और बेहतर तरीके से रोका जा सके। अनंत शस्त्र की खासियत यह है कि चलते फिरते टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 30 किलोमीटर तक के दुश्मन ड्रोन या एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। ये सिस्टम MRSAM और आकाश जैसी मौजूदा मिसाइलों को और ताकत देगा। अब अगले हफ्ते कई कंपनियों की रिकॉर्ड डेट आने वाली है। GE लिमिटेड अपने निवेशकों को 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। पोषक लिमिटेड बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी करेगी और शिल्पा मेडिकेयर भी 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने वाली है। इसके अलावा सुमित इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान किया है, यानी 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर अब 2 रुपए के 5 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। सभी कंपनियों की रिकॉर्ड डेट 3 अक्टूबर तय की गई है। निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ बोनस या स्प्लिट देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होता। कंपनी की वैल्यू, भविष्य की कमाई और परफॉर्मेंस को देखकर ही निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। इसी हफ्ते कई कंपनियों की बोर्ड मीटिंग्स भी होने जा रही हैं। साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर का बोर्ड 29 सितंबर को स्पेशल डिविडेंड पर फैसला लेगा। सचेता मेटल्स की बोर्ड मीटिंग 4 अक्टूबर को होगी, जिसमें इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने भी अपने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 3 अक्टूबर तय की है, जहां कंपनी 2.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। वहीं बड़े खिलाड़ियों जैसे TCS, HCL टेक, इन्फोसिस और HUL से भी इस सीजन में डिविडेंड का ऐलान होने की उम्मीद है।
चंबल फर्टिलाइजर्स को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है। कंपनी पर करीब 527 करोड़ रुपए का टैक्स और पेनल्टी का आदेश जारी किया गया है। ये मामला सब्सिडी पर टैक्स और आईटीसी के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। कंपनी का कहना है कि सब्सिडी टैक्स योग्य सप्लाई में नहीं आती और उनके पास मजबूत आधार है, इसलिए वो इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कंपनी का स्टॉक शुक्रवार को 1.5% गिरा और 519.95 रुपए पर बंद हुआ। बरसासॉफ्ट लिमिटेड ने अपने मौजूदा सीईओ और एमडी अंगन गुहा को अगले 2 साल के लिए फिर से नियुक्त किया है। ये नया कार्यकाल 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। गुहा इससे पहले विप्रो में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और कंपनी को ग्लोबल स्ट्रैटेजी का अनुभव देते हैं। कंपनी का शेयर फिलहाल दबाव में है और शुक्रवार को 361.15 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 1 साल में इस स्टॉक में करीब 40% की गिरावट आई है, जिससे निवेशक थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं। फाइनोटेक्स केमिकल ने निवेशकों के लिए डबल सरप्राइज दिया है। कंपनी ने 40% अंतरिम डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट 3 अक्टूबर तय की गई है और डिविडेंड का भुगतान 25 अक्टूबर तक होगा। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 2% से ज्यादा बढ़कर 250 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि साल भर पहले ये 350 रुपए के ऊपर था, लेकिन अप्रैल में ये 192 तक गिर गया था। कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में 10 अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है। ये खरीदारी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए गोल्डमैन सैक्स से हुई है, जिसकी कुल वैल्यू 201.3 करोड़ रुपए रही। हर कंपनी के शेयर अलग अलग प्राइस पर खरीदे गए, जिससे मॉर्गन स्टैनली ने अलग अलग सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत की। इस डील में एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज प्रॉपर्टीज, श्रीराम फाइनेंस, पेटीएम, वरुण बेवरेजेस और इटर्नल जैसे नाम शामिल हैं। बड़ी खबर आईपीओ फ्रंट से भी है। गुजरात की रोटो मैग्नेटेक लिमिटेड ने 500 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं। इस ऑफर में फ्रेश शेयर और साथ ही 2.4 करोड़ शेयर का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा। कंपनी डीसी मोटर्स वाला पंप और इन्वर्टर बनाती है और इसके प्रोडक्ट्स प्लास्टिक, टेक्सटाइल, विंड एनर्जी और रेलवे जैसे कई सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी का वित्त वर्ष 2025 का मुनाफा 135% से ज्यादा बढ़कर 177 करोड़ रुपए हो गया है और रेवेन्यू भी 82% चढ़कर 1265 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने डेट चुकाने, वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी। वहीं ओएफएस से मिलने वाला पैसा सीधे मौजूदा निवेशकों के पास जाएगा। एजीआई ग्रीन पैक पर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने कवरेज शुरू की है और स्टॉक के लिए 1520 रुपए का लक्ष्य दिया है। अभी ये 870 रुपए पर है, यानी यहां से करीब 75% तक का रिटर्न मिल सकता है। कंपनी ग्लास इंडस्ट्री की बड़ी प्लेयर है और अब एल्यूमिनियम कैन बिजनेस में भी उतर रही है। एजीआई ग्रीन पैक ने इनोवेशन और कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से इंडस्ट्री की मुश्किलों के बावजूद लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 साल में इस स्टॉक ने 142% का रिटर्न दिया है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने 6.2% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच दी, जिसकी वैल्यू 343 करोड़ रुपए रही। इसमें मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड और संविभाग सिक्योरिटीज ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। जुलाई में भी इसी कंसोर्टियम ने कंपनी में 32% हिस्सेदारी ली थी और अब ओपन ऑफर के जरिए अतिरिक्त 26% शेयर लेने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कुल डील का साइज 3200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट स्तर पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। नीतू काशीरेमका ने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह अतुल जैन को नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हालांकि नीतू 2025 अक्टूबर तक कंपनी से जुड़ी रहेंगी। ऑयल इंडिया ने अंडमान के शैलो ऑफशोर ब्लॉक में नेचुरल गैस मिलने की घोषणा की है। विजयपुरम 2 नाम के कुएं में ये खोज हुई है और ये कंपनी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। ये खोज शुरुआती स्तर पर है और आगे और स्टडी होगी, लेकिन कंपनी का मानना है कि अंडमान में 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गैस रिजर्व के लिहाज से बहुत अहम साबित हो सकता है। ऑयल इंडिया ने इस साल कैपेक्स बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए कर दिया है और उसका लक्ष्य दशक के अंत तक 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू हासिल करना है। टाटा मोटर्स ने बड़े मैनेजमेंट बदलावों का ऐलान किया है। शैलेश चंद्रा को अप्रैल 2026 से नया सीईओ और एमडी बनाया जाएगा। वे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। कंपनी के ग्रुप सीएफओ पीबी बालाजी ने इस्तीफा दिया है और वे यूके में जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ बनेंगे। उनकी जगह धीमान गुप्ता को टाटा मोटर्स का नया सीएफओ नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स फिलहाल अपने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग अलग लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। इस डीमर्जर से कंपनी शेयर धारकों के लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना चाहती है।
टाटा कैपिटल ने अपने मेगा आईपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। यह आईपीओ 16,400 करोड़ रुपए का होगा और इसे साल 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। यह आईपीओ 6 अक्टूबर से खुलेगा और 8 अक्टूबर को बंद होगा। इसमें 2.10 करोड़ शेयर का फ्रेश इशू और 2.65 करोड़ से ज्यादा शेयर का ऑफर फॉर सेल शामिल है। इस आईपीओ में एलआईसी के इश्यू में बड़ा निवेश करने की संभावना है। टाटा सन्स कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि आईएफसी और अन्य टाटा ग्रुप कंपनियां भी इसमें शेयर होल्डर हैं। एडवांस एग्री लाइफ लिमिटेड का आईपीओ 30 सितंबर से खुल रहा है और 3 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए प्रति शेयर तय किया है और फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है। इस आईपीओ के तहत करीब 1.93 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे और कंपनी इससे जुटाए गए 135 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। एडवांस एग्री लाइफ साल 2002 में बनी थी और ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो किसानों के लिए कीटनाशक, उर्वरक और फसल सुरक्षा से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स खरीफ और रबी दोनों सीजन में काम आते हैं। 200 रुपए से कम वाले शेयरों में एक्सपर्ट मेहुल कोठारी ने 3 स्टॉक्स पर नजर रखने की सलाह दी है। पहला है सीक्वेंस साइंटिफिक, जिसे 189 पर खरीदकर 208 का लक्ष्य रखकर स्टॉप लॉस 179 लगाना चाहिए। दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसे 68 रुपए पर खरीदने की सलाह दी गई है। इस पर 74 का टारगेट और 65 का स्टॉप लॉस सुझाया गया है। तीसरा स्टॉक है गुजरात पीपावर पोर्ट लिमिटेड, जहां खरीदारी 156 पर की जा सकती है। इसका टारगेट 168 और स्टॉप लॉस 151 बताया गया है। एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री ने बीपीसीएल पर पॉजिटिव रुख बताया है। उनके मुताबिक स्टॉक का चार्ट मजबूत है और 290 पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। आज ये 324 पर बंद हुआ है और धीरे धीरे 370 से 380 तक जा सकता है। अडानी एंटरप्राइजेस पर भी उन्होंने भरोसा जताया है। उनका कहना है कि स्टॉक में मजबूती है और निवेशक होल्ड करें। आज ये 2543 पर बंद हुआ है और 3000 तक जाने की संभावना जताई गई है। स्टॉप लॉस 2200 के आसपास रखना चाहिए।